कभी कभी कुछ सफ़र हम चूज नहीं करते, वो सफ़र हमें चूज कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम कोई नॉर्मल ट्रैवल ट्रिप पर नहीं निकले हैं। मैं निकला हूँ एक लॉन्ग रोड ट्रिप पर, पंजाब से रांची तक। लगभग 1600 किलोमीटर का सफ़र। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। सच बताऊं, ये ट्रिप हमने प्लान नहीं की थी। ये एक तरह से मजबूरी में स्टार्ट हुई। सही सुना आपने, मजबूरी। पापा रिटायर हो गए हैं। आरसीएफ का वो घर, वो जगह जहां इतनी सारी मेमोरीज पड़ी, अब छोड़नी थी। और इसी वजह से कट चुकी थी मेरी टिकट मेरे बर्थ प्लेस से मेरे होम टाउन के लिए। थोड़ा इमोशनल मोमेंट ज़रूर था क्योंकि कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वहाँ आपकी यादें जुड़ी होती हैं। लेकिन हर सफ़र सिर्फ एक कहानी का एंड नहीं होता। कभी कभी वही सफ़र एक नई कहानी की शुरुआत भी होती है। और इस सफ़र में मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ था मेरा जिगरी दोस्त और मेरा एक कज़न। और जहाँ मेरा जिगरी दोस्त साथ हो, वहाँ शांति मिलना थोड़ा तो मुश्किल है। तो इमोशनल स्टोरी को साइड में रखते हैं क्योंकि आगे का सफर होने वाला है फुल मस्ती, नए एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी मेमोरीज से भरी हुई। तो सीट बेल्ट लगा लीजिए क्योंकि शुरू करते हैं पंजाब से रांची तक का एक यादगार रोड ट्रिप। और आज मेरा लास्ट डे है पंजाब में एंड इसके बाद मुझे नहीं पता कब वापस आऊँगा मैं यहाँ पे। सो जाएंगे बाई कार अपनी, वहाँ खड़ी हो चुकी है। रात का हमारा स्टे था इस होम स्टे पे, लूसीफर के विंग्स। ये कलाकारी है अपने BMW वाले भैया की। और सामान अपना सारा रेडी है, डिक्की पूरी फुल है, पीछे एक साइड के पोर्शन में सारा फुल है। लाइक चौथे बंदे की जो बैठने की जगह होती है, ये डिक्की फुल है, पूरी कवर नहीं कर सकती जो ना चलान हो जाता है। एंड इस साइड का सारा पोर्शन अंदर तक फुल है, अगर आपको दिख रहा है तो। और गाड़ी अपनी रेडी हो गई, निकल रही है बाहर क्योंकि इंजन वगैरह सारा गर्म हो गया। एंड अभी हम भी निकलेंगे यहाँ से, सुबह सुबह का टाइम है, मस्त शाम तक पहुँच जाएंगे। और यार अपना सामान ये सब हम भी लेके निकलते हैं, बैठते हैं, अदरवाइज वो मैं छोड़ के अकेला चला जाएगा। सो गाइस, हमें मिल गया अपना पॉइंट, ब्रंच पॉइंट। हम जा रहे हैं ऑपोजिट साइड पे क्योंकि ये घूम के आना पड़ा हमें यहाँ से यू टर्न लेके। और एक्चुअली पहले हमारा प्लान था इधर से वापस आने का। अरे पीछे रास्ता नहीं था, देखो यहाँ पे है रास्ता छोटा सा, एक आता हूँ मैं। निकल सकते थे ये वाला रास्ता, यहाँ से निकल सकते थे, बट थोड़ी ऊंची सी थी उसकी, तो हमें डर था भी सामान है तो नीचे चेसी वगैरह जारी टच ना हो जाए, इसलिए फिर हम घूम के आ गए, वो बेटर रास्ता है। एंड अभी हम मिलन फैमिली ढाबा पे आए हैं एंड यहाँ पे खाते हैं कुछ, बहुत तेज भूख लग रही है। कितनी भूख लग रही है फिर भाई? पहला इन्नी सी हुन इन्नी हुई। खाते हैं कुछ तगड़ा सा अंदर जाके। फाइनली अब हम अपने पेट को जो करेंगे अच्छे से, 3-4 पराठे अभी खा लेंगे ताकि हमें आगे जाके अभी शाम तक खाने की लोड़ ना पड़े। खा सकते हैं भाई, हमारा खाना मैं पहली बार देखो वैसे तो मैं दिखाता नहीं। प्लेट फुल मक्खन, बढ़िया। रोड ट्रिप्स की एक अलग ही फीलिंग होती है। फ्लाइट में आप बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन रोड ट्रिप में हर किलोमीटर एक मेमोरी बन जाती है। कभी रास्ते में चाय के लिए रुकना, कभी रैंडम व्यूज के लिए कार साइड में लगाना, कभी बिना किसी रीजन के बस गाने सुनते हुए ड्राइव करना। यही छोटी छोटी चीजें रोड ट्रिप्स को स्पेशल बनाती है। वैसे हमने सोचा था अगर रास्ते में टाइम मिला तो वृंदावन और मथुरा भी एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ये दोनों जगह अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। वृंदावन जहाँ हर गली में कृष्ण भक्ति की एक अलग ही फीलिंग मिलती है, और मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में पूरी दुनिया भर में फेमस है। लेकिन जब हम टोल के पास पहुंचे तो पता चला कि वृंदावन मथुरा मेन रूट से लगभग 20-30 किलोमीटर अंदर पड़ रहा था और हम ऑलरेडी एक लॉन्ग जर्नी पर थे। इसलिए सोचा इस बार नहीं, वृंदावन और मथुरा को नेक्स्ट ट्रिप पे रखेंगे क्योंकि कुछ जगह जल्दी जल्दी नहीं, पूरे वक्त के साथ एक्सप्लोर करनी चाहिए। शाम होते होते हम आगरा पहुंच गए। पूरा दिन ड्राइव करने के बाद सबसे पहला काम था अपना स्टे ढूंढना, और ऑनेस्टली जो हॉस्टल हमें मिला उसने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। वैसे पहले ही बता देता,
ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन अगर आप कभी आगरा आते हो और बजट में एक अच्छा स्टे चाहते हो तो ये ऑप्शन वर्थ चेकिंग है। हमें अंडर 1000 रुपीज में 3 बेड्स मिल गए थे, साथ में रीडिंग एरिया, मिनी थिएटर, पूल टेबल, स्विमिंग पूल और काफी सारी एक्टिविटीज। ट्रैवल के बाद जब आपको ऐसी जगह मिलती है तो थकान आधी वैसे ही खत्म हो जाती है। अब पूरे दिन की ड्राइव के बाद बॉडी तो बोल रही थी कि भाई अब रेस्ट कर दो, लेकिन हम तीनों का मूड कुछ और ही था। हॉस्टल के रूफटॉप में स्विमिंग पूल देखते ही थकान का नामो निशान नहीं रहा। बस फिर क्या था, स्विमिंग का प्लान बन गया। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि पूल छोटा था, प्रॉब्लम ये थी कि मुझे स्विमिंग आती ही नहीं थी। बाकी लोग प्रॉपर स्विमिंग कर रहे थे, कोई फ्री स्टाइल, कोई अपने स्टाइल में, और मैं बस पानी में टिकने की कोशिश कर रहा था। तो स्विमिंग कम हुई और केकड़ा स्विमिंग ज्यादा। भाई हम तो अलग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं जी। गुड मॉर्निंग, सुबह चलेंगे आगरा। नहीं सॉरी, आगरा नहीं, ताजमहल। सुबह नहीं जाना भाई। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं आगरा एंड अपने होटल पे चेक इन कर लिया। रूफ टॉप पे भाई यहाँ पे स्विमिंग पूल है। तो भाई बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी रास्ते पे। हमने का लगभग 650-700 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है और अकेले मैंने, मुझे लगता 400-450 किलोमीटर मैंने अकेले ने चलाई है गाड़ी। तो भाई थकान बहुत ज़्यादा थी। अभी लगभग 60-70% थकान उतर गई है और अब हम यहाँ पे 15 से 20 मिनट रहेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी, नहीं तो तबीयत खराब हो सकती है। एंड स्विमिंग पूल पे लाइट नहीं है तो मुझे भाई अपनी फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ये भाई गाइस पीछे फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो ये फुल मस्ती चल रही है इनके यहाँ पे स्विमिंग पूल पे। एंड अभी हम सोच रहे थे कि नाइट में देख के आएंगे, थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से बाहर, स्ट्रीट पे थोड़ा घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे बाहर ही, और देन उसके बाद हम जाएंगे अपने रूम पे। फिर बाकी की जो थकान है वो हम रेस्ट करके उतारनी है अपनी। अर्ली मॉर्निंग सोच रहे हैं कि निकले यहाँ से भाई। भाई पानी इतना ठंडा है ना कि यार पूछो मत। और रूफ टॉप में तो भाई बहुत ही ज्यादा भाई ठंड ना करो। ये भाई अपनी औकात में एंटर होने के बाद सो गाइस अब हम आपको यहाँ से जब नीचे अगर स्ट्रीट पे जाएंगे, स्ट्रीट पे जाएंगे उसके बाद मिलेंगे। तब तक ले गाइस एंजॉय करें और क्या। तो जब नीचे स्ट्रीट पे जाएंगे तब मिलते हैं और एंजॉय करेंगे भाई। जल्दी सोएंगे आज और जल्दी मॉर्निंग उठ के फिर निकलेंगे अपने हम आगे के सफर के लिए रांची की ओर। तो हेलो गाइस, तो ऐसा आपको बता रहे थे गाइस, अभी स्विमिंग पूल में नहाने के बाद भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। बाय द वे सुबह से चले हुए हैं तो आपको दिखा देते हैं भाई ये जो है ना भाई, यहाँ पे हमारे एक जिम ट्रेनर है, चेक करिए ये जिम ट्रेनर है। तो गाइस ये ना प्राइवेट आपको यहाँ पे भी दिया जाता है जिम, एक साइकिलिंग वास्ते, मतलब कार्डियो के लिए साइकिलिंग, और जो बेसिक जो जिम रूटीन में चाहिए वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। बट आपको सामने स्विमिंग पूल भी मिलेगा और काफ़ी एरियाज मिलेंगे। ऊपर जाओगे तो ऊपर आपको ताजमहल प्रॉपर दिखेगा यहाँ से टॉप व्यू से। भाई आपका इसका प्राइस भी नहीं फिर बताऊंगा, करते हैं आपको जल्दी। पूल वाली मस्ती के बाद हम निकले आगरा की नाइट एक्सप्लोर करने। दिन में तो आगरा का अपना अलग चार्म है, लेकिन रात में भी ये शहर काफी खूबसूरत लगता है। रोशनी से भरी सड़कें, लोकल शॉप्स, टूरिस्ट की भीड़ और स्ट्रीट फूड की खुशबू। ट्रैवल में मुझे सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि हर सिटी का एक अपना कैरेक्टर होता है। कुछ जगह बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस होती है, लेकिन असली फील तब आती है जब आप उनकी गलियों में थोड़ा वक्त बिताते हो। तो हमने थोड़ा घूमा, थोड़ा खाया और फिर वापस आ गए हॉस्टल में, क्योंकि कल का दिन सबसे स्पेशल होने वाला था। अगली सुबह हम जल्दी उठ गए, क्योंकि आज वो दिन था जिसके लिए आगरा आना वर्थ था। हम जा रहे थे देखने एक ऐसी जगह जिसे दुनिया भर में लोग सिर्फ तस्वीरों में देखते हैं, लेकिन कुछ लोग लकी होते हैं हम जैसे, जो इसे अपनी आंखों से सामने देख पाते हैं। नाम तो आप समझ ही गए होंगे, ताजमहल। So guys, अभी हम हैं ताजमहल के फुटपाथ पे और
देख सकते हो भाई कितना क्लीन करके रखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ। ये मैंने अपने शेड्स लिए हैं यहाँ से जस्ट 100 रुपीज़ में, और प्राइस नहीं है भाई। मतलब नहीं तो ताजमहल इतनी फेमस जगह है, फॉरनर्स आते हैं यहाँ पे, तो आप लगा सकते हो कि उसके हिसाब से भाई इसका रेट यहाँ पे लूट सकते हैं कह के कि भाई 150 200 या 250 कुछ भी कह सकते हैं। बट आप देख सकते हो कितना सही प्राइस दिया गया यहाँ पे। एंड व्यू चेक करो यार आप, मतलब ये जो नेचर का व्यू आ रहा है यार, सबको पता है कि भाई मेरे को नेचर कितना पसंद है। उसके बाद भाई ये जो व्यू आ रहा है यहाँ पे निकल के बहुत ही सही आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है एंड मज़ा आ रहा है यार। मतलब जो भी है वर्थ इट है। अनप्लान ट्रिप्स ज़्यादा अच्छी होती है, और आगरा तो हमारा बिल्कुल स्टे लेने का ऑप्शन ही नहीं था इस पर। सो गाइस एंट्री हमने कर ली है, बहुत ही सिंपल टास्क है। आप ऑनलाइन टिकट ले लेना। हमें 135 के अराउंड पड़ी थी टिकट, एंड टैक्स से 1-2 रुपये लग के 137 ऑनलाइन पेमेंट पड़ी है। एंड यहाँ से सेट्स हमने एंट्री कर ली है, और ये है प्रवेश, फिर अंदर घुसने का, ताजमहल जाने का। और यही बाहर वाली जो रोड आपको दिख रही है, यहीं से एंट्री हमने अंदर की है। तो भाई ये ही है वो प्यार की निशानी वाला ताजमहल, जो एक पति ने अपनी पत्नी की याद में बनाया था। जब पहली बार ताजमहल सामने से देखा तो सच बताऊं कुछ सेकंड्स के लिए बस चुप हो गया, क्योंकि फोटोज और वीडियोस में हमने इसे 1000 बार देखा है, लेकिन जब आप खुद से उस जगह खड़े होते हो तो फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। ये सिर्फ सफेद मार्बल से बनी एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक कहानी है, एक इमोशन है, और एक ऐसी याद है जो सदियों से लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। इस खूबसूरत मॉन्यूमेंट को मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज की डेथ के बाद शाहजहां ने उनकी याद को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए इस मास्टरपीस का निर्माण शुरू करवाया। इसकी कंस्ट्रक्शन 1632 के आसपास शुरू हुई और इसे कंप्लीट होने में लगभग 22 साल लगे। इसके लिए दुनिया भर से स्किल्ड क्राफ्ट्समैन लगाए गए। व्हाइट मकराना मार्बल, ब्यूटीफुल कार्विंग्स, परफेक्ट सिमेट्री, हर एक चीज इसकी आर्किटेक्चर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। अभी मैं खड़ा हूँ सिंबल ऑफ लव ताजमहल के जस्ट सामने, और इतनी खूबसूरत है ना ये मॉन्यूमेंट, इतना खूबसूरत है ये महल कि इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। या आप इसको जो इमेजेस में देखते हो उसमें आप इसकी खूबसूरती को मतलब जज नहीं कर पाओगे कि यार कितना खूबसूरत है ये। बट जब हम सामने आकर देखते हैं ना इस मॉन्यूमेंट को, इस ताजमहल को, इस प्यार की निशानी को, तब हमें जाके पता लगता है कि यार ये कितना ही प्यारा है और कितने ही मतलब प्यार से बनाया गया है। मतलब अगर आप हिस्ट्री चेक करो इसकी, तो हाँ क्रूरता हुई थी, हाथ काट दिए गए थे मजदूरों के, ताकि ऐसा मॉन्यूमेंट दोबारा कहीं और बन ना पाए। पर जो भी बन के आया है ना, जो भी निखर के आया है उसके बाद में, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है ये। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दिन के अलग अलग वक्त में ताजमहल का बदलता हुआ रूप दिखाई देता है। सुबह की सॉफ्ट सनलाइट में अलग, दिन में ब्राइट व्हाइट, और सनसेट के टाइम एक गोल्डन शेड जैसा। शायद इसी वजह से ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, एक फीलिंग बन गई है। इतना खूबसूरत है ये, क्या कहने हैं आपके। और जस्ट इसके साथ में आपको यमुना रिवर इसके बैक साइड पे देखने को मिलेगी। कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। तो आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पे महल बनते हैं, जितने भी मुसलमानों ने बनाए हैं, आप सारे देख सकते हो वहाँ पे इतनी गहराई होती है ना उसके बैक साइड पे कि कोई चढ़ नहीं पाता, किला मतलब टाप नहीं पाएगा, फांद नहीं पाएगा ऊपर से, उसको सोचना पड़ेगा चढ़ने के लिए। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। अगर आप भी यहाँ व्लॉग बनाने का प्लान कर रहे हो तो प्रोफेशनल कैमरास और DSLR के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मोबाइल फोन से फोटोज और वीडियोस कंफर्टेबली बना सकते हो। कुछ एक्सप्लेन के बारे
तो आगरा ये बहुत अच्छा शहर है। यहाँ पे ताजमहल भी है आगरे के अंदर, तो बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं देखने के लिए, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे आगरे के अंदर मुस्लिम समुदाय के भी लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, लेकिन सब लोगों के अंदर प्यार है एक दूसरे के प्रति। सब लोग मिलके रहते हैं और एक दूसरे के साथ बिजनेस भी करते हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस भी करते हैं, और सब भाईचारे की तरह रहते हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़े आपस में नहीं करते, सब प्रेम से रहते हैं। क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े भी करेंगे तो यहाँ पे जो सीएम साहब योगी जी हैं बहुत कड़क हैं, इन चीजों पर तुरंत वो एक्शन लेंगे। तो इसलिए जो है सब भाईचारे से ही रहते हैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं करते, सबों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम है। तो हिंदू मुस्लिम सब समुदाय के लोग हैं यहाँ पे, सब लोग प्रेम से रहते हैं, आपस में कोई लड़ाई झगड़े नहीं करते, क्योंकि ताजमहल जो है प्यार की निशानी है, तो सब प्यार से ही रहते हैं यहाँ पे। ताजमहल को इतनी करीब से देखने के बाद एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैं बचपन से सुन रहा था, आज वो अपनी आंखों के सामने थी। लेकिन भाई, ट्रैवल में एक चीज तो जरूरी है, पेट पूजा। इतना घूमने के बाद भूख लगना तो बनता था, तो हमने थोड़ा सा खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर निकलने की तैयारी करने लगे। वैसे ताजमहल से वापस आना भी काफी कन्वीनियंट था। यहाँ बाहर शटल सर्विस मिल जाती है जो विजिटर्स को पार्किंग और एंट्री एरिया तक ले जाती है। हमने भी शटल ली और वापस पार्किंग की तरफ आ गए। ट्रैवल में ऐसी छोटी फैसिलिटीज काफी हेल्प करती हैं, क्योंकि भीड़ और ट्रैफिक के बीच अपनी कार तक पहुंचाना कभी कभी एक अलग एडवेंचर बन जाता है। पार्किंग में पहुंचते ही गर्मी ने एक बार फिर याद दिला दिया कि भाई आप आगरा आए हो, और तभी नजर पड़ी एक ऐसी चीज पर जो उस वक्त किसी लग्जरी आइटम से कम नहीं लग रही थी। फ्रेश, जूसी और गर्मी में एकदम परफेक्ट ठंडा ठंडा वाटरमेलन। हमने सोचा इसे कैसे छोड़ सकते हैं, पैक करवाया और फिर निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अब हमारा अगला स्टॉप था वाराणसी। आगरा से वाराणसी तक का सफर भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। एक तरफ था ताजमहल का शहर, और अब हम जा रहे थे एक ऐसे शहर की तरफ जहां हर गली में एक कहानी मिलती है, जहां सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों से होती है और शाम गंगा आरती की रोशनी से। वाराणसी, जिसे लोग बनारस और काशी के नाम से भी जानते हैं। हमारा स्टे घाट के पास था, इसलिए लोकेशन तो परफेक्ट थी, लेकिन उसकी वजह से स्टे थोड़ा एक्सपेंसिव भी था। इस बार हमारा स्टे था लगभग 1500 में 3 बेड्स के साथ। ट्रैवल में कभी कभी लोकेशंस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना भी वर्थ होता है, क्योंकि सुबह उठते ही जो व्यू मिलता है वो किसी लग्जरी रूम से कम नहीं होता। आज की सुबह हम फिर से जल्दी उठ गए, बस एक मकसद था, थोड़ा बनारस को फील करना। हम घाट की तरफ निकले, और सच कहूँ सुबह गंगा किनारे का एटमॉस्फेयर वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। हल्की ठंडी हवा, सूरज की पहली किरणें और गंगा पानी पर पड़ती हुई रोशनी, दूर से आती मंदिरों की आवाज, ये सब मिलाकर एक अलग ही वाइब क्रिएट कर रही है। यहाँ लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, लोग यहाँ फील करने आते हैं। कोई शांति के लिए, कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए, कोई फोटोग्राफी के लिए, और कोई बस इस शहर को समझने के लिए। हर इंसान के लिए बनारस का मतलब अलग हो सकता है, लेकिन एक बात कॉमन है, ये जगह किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं भेजती। थोड़ी देर घाट पर वक्त बिताने के बाद कुछ फोटोज क्लिक की, कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए, और टाइम आ गया अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने का। यहाँ पे खाने के लिए सबसे बढ़िया है प्रसिद्ध चाची कचौड़ी की दुकान, जो है यहाँ से 1 किलोमीटर लंका पर 1 किलोमीटर। और खाने के लिए बाटी चोखा है, जो तेलिया के बाग में पड़ता है, उसका नाम है बाटी चोखा, वो यहाँ का प्रसिद्ध है। हाँ, और यहाँ पे घूमने के लिए विश्वनाथ मंदिर दर्शन किया जाता है, जो यहाँ से आपका 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ेगा। वो यहाँ का फेमस है, काशी विश्वनाथ मंदिर, वो फेमस है। और दशाश्वमेध घाट का आरती, जो वहाँ पे फेमस है, दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। और सबसे ज़्यादा फेमस घाट है ये रविदास घाट, जो अलकनंदा क्रूज, भागीरथी क्रूज चलती है। वीआईपी लोग यहाँ से आते हैं, इसमें मोदी भी घूम चुके हैं, मोदी जी। धन्यवाद। जैसा कि भाइयों ने बताया था वहाँ पे घाट पे कि बाटी चोखा यहाँ का एक फेमस
रेस्टोरेंट है बाटी मतलब लिट्टी चोखा के लिए। तो हम आए थे यहाँ पे, ये है वो रेस्टोरेंट बाटी चोखा, जो कि काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस है यहाँ बनारस का। जस्ट घाट से आपको 4 से 5 किलोमीटर मिल जाएगा, बिल्कुल ऑन रोड है, ये हाईवे पे देख सकते हैं, फ्लाईओवर है ये, तो यहीं पर ही है। अब बस एक लास्ट स्ट्रेच बचा था, वाराणसी से हजारीबाग, फिर रामगढ़ और रांची रिंग रोड। और फिर वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार पूरे सफर में था। फाइनली हम पहुंच गए रांची। लेकिन सच बताऊं, ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं थी, ये एक जगह छोड़ने और एक नई जगह शुरू करने का सफर था। पंजाब में छोड़ी हुई यादें, रास्ते में बनी नई मेमोरीज, आगरा का ताजमहल, वाराणसी की गंगा, सब कुछ इस सफर का हिस्सा बन गया। जिंदगी में कुछ जर्नीज ऐसी ही होती हैं, जहां डेस्टिनेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है रास्ता, क्योंकि रास्ते ही तो हमें बदलते हैं। ये सफर मजबूरी से शुरू हुआ था, लेकिन यादों के साथ खत्म हुआ। मैं हूं नवीन, और अगर आपको मेरा ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब से हर मंडे शाम 7 बजे मैं लेकर आने वाला हूँ एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द।